आज मुझे आप एक बात बताओ और दिल से बताना हो, जितना भी पढ़ लिया क्या वो रिवाइज कर रहे हो? यदि आंसर नहीं है तो बेटा गेट के लिए पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए फिर वो गेट है ही नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझे देख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गेट के लिए ललक है, उसे गेट के लिए पढ़ना है, उसको रैंक लेके आना है, उसके सपने हैं, उसके मम्मी पापा के सपने उसने अपने से खुद से जोड़ लिए। उसको अपनी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उसे खुद को साबित करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो ऐसा होगा। तो बेटा यदि ऐसा है तो रिवीजन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो अभी से। अभी तक नहीं बनाई, 7 खून माफ, लेकिन अब बनानी पड़ेगी, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द रैंक। वो होती है ना 4000 मीटर की रेस, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेस, मैराथन जो होती हैं, तो उसमें सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं दौड़ना है, हमें जीतने के लिए दौड़ना है। तो मेरी बात ध्यान रहेगी, जो भी पढ़ के आए हो रिवीजन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कुछ भी निकल के आ रहे, पुराना सब याद होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या था, कहाँ किधर ऑपरेशन लग सकते थे, सारी चीजें याद रहनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो इजी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो सारी चीजें आपकी खोपड़ी में आ रही है, वो कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। ये इजी चीज भी याद नहीं आएगी आपको। आप नहीं समझ पाओगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। नहीं आपका दिमाग डेटा फेच करके देगा आपको, क्योंकि रिवीजन विल बी मिसिंग देयर। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही होता है। गेट के सारे सब्जेक्ट्स बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, लेकिन चूंकि 10-11 सब्जेक्ट एक साथ याद रखना है तो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं बनती, और उसके चलते ये इजी चीज भी भूल जाते हैं लोग बाग। बहुत सारी इजी चीज भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन अनिवार्य है और आपको करना पड़ेगा बच्चे। समझ गए? दिल से कुछ बातें बता रहा हूं, नोट कर लेना खुद के दिल में, है ना। लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस की बात कर रहे थे भैया। होमोजेनियस इक्वेशन का सीधा सा फंडा है, x = 0 होगा। ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट साबित होती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रैंक निकालना थी। यदि वो रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स थी तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और चूंकि इस केस में सॉल्यूशन पॉसिबल है सिर्फ 0 0 0। यदि x y z 3 अननोन्स है, x will be 0, y will be 0, z will be 0। 0 सॉल्यूशन ओनली पॉसिबल। उसी 0 सॉल्यूशन को ट्रिवियल नाम दिया था। यदि आपकी रैंक n से कम है, नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है। इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, तो कैसे फाइंड करोगे? नहीं कर पाओगे। उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, आज की शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। देखो, एक और कंडीशन जो हमने वहां देखी थी, जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में हम जब एंटर किए थे, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। आप जो भी मैट्रिक्स यहां से, आप कौन से मैट्रिक्स ए के लिए आप जो भी कर रहे हो ना, सारी चीजें, रैंक किसकी फाइंड कर रहे हो? मैट्रिक्स ए की, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कुछ नहीं, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए डायरेक्ट। यदि इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? कौन सी कंडीशन है साहब? ये वाली कंडीशन है। इस केस में आएगा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अरे रैंक तभी नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगी ना जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो कंडीशन ये है आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि 0 है तो ये। तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कभी हमें डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की कहानी दे रखी है और हमसे पूछा जाए कुछ, तो हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट, सॉरी ए नहीं, उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, आप नहीं भी बताते तो हमें क्लियर हो गया था, बिकॉज पिछली क्लास में नॉन होमोजेनियस वाली क्लास में आपने डिटर्मिनेंट से सारी चीजें बता दी थी, और जो कि यहां भी आपको याद रहती। ठीक है, अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है ना, वो हम यहां पे करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।
अब इसका महत्व है नहीं क्योंकि मैंने दोनों में लिख दिया है कि इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 होगा, इस केस में डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं और आई थिंक अब वो मैं आपको इस क्वेश्चन से बताऊंगा जो लास्ट टाइम हम कर चुके थे। क्वेश्चन अगेन हम देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा सो दैट द इक्वेशंस, दी हुई इक्वेशंस जो हैं वो है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो का ही मतलब है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नॉन जीरो का ही मतलब नॉन ट्रिवियल है, लिख लीजिएगा। हिंस फाइंड द सॉल्यूशंस की बात करी थी, तो मेरा फोकस ये हिंस फाइंड द सॉल्यूशंस पे है क्योंकि यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। आपने क्या किया, दी हुई इक्वेशन से डिटरमिनेंट आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की आपने रैंक फाइंड कर ली, तो आप पाते हैं कि यदि आपने ये सब कर दिया, मैनी सॉल्यूशन है, यदि लैम्ब्डा इज इक्वल टू 4 हुआ तब लैम्ब्डा की वैल्यू यदि 4 रख देता हूं तो ये एक पूरी रो 0 हो जाती है। उस केस में मुझे रैंक जो मिलेगी वो मिलेगी 2, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा फॉर्म में और मेरे पास मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इफ लैम्ब्डा इज नॉट इक्वल टू 4 या लैम्ब्डा अदर देन 4 वैल्यू कुछ भी रख दो तो ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जीरो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। यस और नो? अब जरा मैं यहां आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिएगा जरा। जब आपने मेनी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन फाइंड किए तो आपके पास सॉल्यूशन आ चुके हैं, है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन आपसे पूछे जा रहे थे। जरा ध्यान से देखो, आपका पहला सॉल्यूशन ये रहा, आपका दूसरा सॉल्यूशन ये रहा और आपका तीसरा सॉल्यूशन ये रहा। 3 सॉल्यूशंस हैं आपके। अब यदि यहां आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे इन सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z। z की वैल्यू है आपके पास k, y की वैल्यू आपके पास -8k आई थी और x की वैल्यू है 5k। अब जरा यहां ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यहां पे जो z है जिसे कि आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना k, ये ही ओनली इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। इंडिपेंडेंट वैल्यू का मतलब समझाता हूं मैं आपको। इंडिपेंडेंट वैल्यू क्योंकि इस वैल्यू पे ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं जी। ध्यान से सुनिए, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है साहब, ये रहे तीनों सॉल्यूशन। इन तीनों में से सिर्फ एक जो है वो इंडिपेंडेंट है, बाकी के 2 उस पर डिपेंडेंट है। देख लीजिए, चाहे x हो चाहे y हो, ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? ये दोनों y पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे यदि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं आपसे बोल रहा हूं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ, इसको लीनियरली लिखेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इस केस में हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहां से एक फॉर्मूला मैं क्रिएट करूंगा, हालांकि वो फॉर्मूला ऐसे नहीं आया है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी के बाद वो फॉर्मूला डिराइव होके आता है और उसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। देखो, गेट के लिए वो डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डेरिवेशन करवाने के लिए, समझाने के लिए पूरा 1-2 क्लासेस लगेंगी, तो वो हमारा मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। स्टेटमेंट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस आर given by n-r. नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इन केस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, ये बात ध्यान रखिएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोजेनियस इक्वेशन, इज इक्वल टू n-r वेयर n इज नथिंग बट, ये जो n है ये है नंबर ऑफ अननोन्स और जो r है ये रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है साहब, है ना? अब जरा देखें टोटल नंबर ऑफ अननोन यहां पे कितने हैं इस क्वेश्चन में। देखें
इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है, वो कितने हैं। तो आप पाएंगे कि ऑर्डर है मैक्सिमम वेरिएबल से 3 और रैंक जो इसका आया था वो 2 एंड दैट इज 1, ओनली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या लिखा, इंडिपेंडेंट पूरा क्यों नहीं लिखा, इंडिपेंडेंट वैल्यू देख लीजिए, ओनली 1 था हमारे पास। ये फॉर्मूले से भी ये आया है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ याद करवाने के लिए मैं जुगाड़ बिठाया हूँ इसमें। ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़ा है और यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है, होमोजेनियस इक्वेशन, तो वहां आप कंफ्यूजन हो जाता है आपको। देखो जब हमने वेक्टर पढ़ा था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब ये कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसकी रैंक निकालिए, उसकी यदि रैंक आई 2 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए 2, उसकी रैंक आई यदि 1 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हुआ 1, उसकी रैंक आई यदि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए 3। आगे ना बात समझ सर, क्लियर हो गई बात, हमें ये स्टेटमेंट याद रहेगा। आप चाहे तो इसके इतिहास में मत जाइए, शुक्रिया, गेट पॉइंट ऑफ से जाना भी नहीं है मुझे, फॉर्मूला याद रहेगा ना, लेकिन बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि ये इक्वेशन था, मैनी सॉल्यूशन था, इस क्वेश्चन में मैनी सॉल्यूशन था, आपसे यदि नलिटी पूछ ली जाती है यहां पे कहीं पे कि नल सॉल्यूशन, सॉरी मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो नलिटी कितनी है। अरे यार, ये यदि मैं लिखूं भी ना तो आप एकदम धड़ल्ले से कर दोगे ना, सर नलिटी इज नथिंग बट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3 माइनस रैंक कितनी है 2, नलिटी 1। और नलिटी को ही नल स्पेस भी बोलते हैं। नल स्पेस यार, एक रो जीरो हो जाए बस बात खत्म, पूरी रो जीरो हो जाना, एक रो पूरी जीरो हो जाए तो 1 नलिटी, 2 हो जाए तो 2, 3 हो जाए तो 3। अगली बात छोटी छोटी समझ में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का शुभारंभ कर रहे हैं जी, और इन क्वेश्चन के शुभारंभ में मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे ये कहनी है कि आप अभी खुद से या मुझसे प्रॉमिस कर लें कि आने वाले सारे 22 क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं वो आप खुद से करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सारे 21 क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो सबसे बाद में उन क्वेश्चंस को देखेंगे आप, प्रॉमिस कीजिए आप मुझसे। खुद में परिवर्तन लाना शुरू करो दोस्त, आज से ही करो, क्योंकि आपको क्षमा बदलना है, आपको जीवन बदलना है। जीवन नहीं बदलना होता तो इतनी बड़ी बातें मैं नहीं करता आपसे। ओके, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप खुद करेंगे। कंसिडर, इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये x3 है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट x3। 1 3 2 2 2 दिस। यार ये कैसी इक्वेशन है कि जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ 3 दिए हुए हैं और क्या मैं बोला, हाँ वेरिएबल्स 3 दिए हैं साहब, और यहाँ पे 4 हाँ दे सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या आराम से, द वैल्यू ऑफ x3 राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर इज, ये देखिए गेट 2020 में सिविल वालों को पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्या करना है, कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। सर ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस तब होती जब ये 0 0 0 होता। अब वैल्यू ऑफ x3 पूछा है सर, मतलब कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन की बात हो गई है ना, बिल्कुल सॉल्यूशन की बात हो गई। तो जरा ध्यान से देखना आप, क्या कि हमें कैसे कर रहा हूं, आपने कर लिया होगा ना, बिल्कुल आप जमाइए। क्या जमाते हैं हम, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाते हैं, एज यू नो। आप बनाएंगे ए ऑगमेंटेड बी, ये मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहां से हम सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास है 1 3 2, यहाँ है 2 2 -3 4 4 -6 2 5 2। ठीक है साहब,
अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मुझे बनाना है, तो ऐसे कर देता हूँ मैं। तो दिस इज 1 1 2 1, ये बन गया साहब। अब मेरा मकसद क्या, प्रोसीड करना है। कुल मिला के जब तक इसकी रैंक ना आ जाए मुझे आगे बढ़ते रहना है ना। ठीक है, ओके। तो रैंक करना है, ये सारे, ये यूनिटी है मेरे पास, ये 0 करना है, ये 0 करना है, ये 0 करना है। ठीक, तो करता हूं मैं, है ना। सारी चीजें मैंने लिख दी है ना, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज हमें पहले से ही दिख रही है, और वो ये दिख रही है कि जो R2 है ना, सॉरी R3 जो है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ R2 है। मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल रोज है। 2 में 2 का गुणा 4, 2 में 2 का गुणा 4, 3 में 2 का गुणा -6, 1 में 2 का गुणा। तो यहां से ऑपरेशन तुरंत एक लगा देता हूं मैं, और वो ऑपरेशन क्या करता हूं कि R3 को चेंज करता हूं मैं, और R3 माइनस 2R2 करता हूं। भाई साहब, परेशानी किसी को? प्रोपोर्शनल रोज है। वैसे प्रोपोर्शनल रोज आपको जब भी आती है, आंख मीच के एक को 0 कर दो आप, ये तो सीखे ही हो आप, है ना। चलिए, तो इसे मैं कर दे रहा हूं 2 2 -3 and 1 and this row completely 0। उसके बाद मैंने लिखा है 2 5 2 1। अब ऑपरेशन लगाऊंगा, इस सबसे वाली जो 0 रोस आई उसको नीचे पहुंचा दूं। हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है कि जहां भी 0 मिल जाए, 0 रोस मिल जाए, उसको सबसे नीचे बॉटम में पहुंचा दीजिए। तो चलिए ऑपरेशन लगा दे रहा हूं मैं। R4 और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है साहब। तो 1 2 2 0 3 2 5 0 2 -3 2 0 1 1 1 0। ये है साहब। यहाँ पार्ट है आपका ऑगमेंटेड पार्ट। ठीक है, अब ऑपरेशंस लगाने हैं, इन्हें 0 बनाना है। सो R2 मैं कर दे रहा हूं R2 माइनस 2R1। किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। R3 को कर दे रहा हूं मैं R3 माइनस 2R1। चलिए मैं लगा रहा हूं 1 3 2 1। ये इट इज, यहाँ ऑगमेंटेड पार्ट लिख लेंगे। ये हो गया 0 साहब। इसमें 2 का गुणा किया और इसमें से घटाया, तो 2 -6, सो -4 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई किया और -3 में से घटाया, सो -7 आ रहा है। 2 का मल्टीप्लाई किया और 1 से घटाया तो -1 आ रहा है। ठीक है साहब। ये यहाँ पे फर्दर 0, 2 का गुणा किया 5 में से तो -1 बचेगा। 2 का गुणा किया यानी कि -2 बचने वाला है। 2 का गुणा किया तो ये -1 बचने वाला है। और ये 0 0 0 0 है। क्या अब हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, बिकॉज अभी रो एचेलॉन फॉर्म आया नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि यहाँ 0 आ गई है, यहाँ डबल 0 चाहिए, और यहाँ तो 0 0 है। यहाँ इसको 0 और बनाना, -1 को 0 और बना देना है, मेरा काम हो जाएगा। चलो तो इसको 0 बनाते हैं हम। इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लिख रहा हूं R3, R3 को चेंज कर रहे हैं साहब। सो R3 जो कि -1 है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं R2/4। किसी को कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है सर। सो 1 3 2 1 0 -4 -7 -1, ये है 0, ये बन जाएगा 0। -2 प्लस 7/4, सो -2 प्लस 7/4, -1 प्लस 1/4,
सो -1 + 1/4 और नीचे वाली तो पूरी 0 0 0 0। अब इसने पूछा था हमसे x3 के बारे में, x3 की वैल्यू बताइए। तो बस अब यहाँ से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, x गुणा 0, y गुणा 0 और z गुणा दिस इज इक्वल टू दिस। बस डायरेक्टली सॉल्यूशन हमसे पूछा है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख के कर देंगे। -2 + 7/4 z इज इक्वल टू -1 + 1/4। आइए देखते हैं जरा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो ये हो जाएगा -8 + 7/4 इज इक्वल टू z और ये हो जाएगा -3/4। तो 4 4 गेट कैंसल्ड। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा z इधर है ना? हाँ, गड़बड़ ये हुआ कि z यहाँ नहीं है, z यहाँ है। सो z इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 3, z या x3, इसने x3 पूछा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? x3 का 3 इज अवर आंसर। बड़ी सावधानी से हमें वहाँ पे लिख के आना है। यदि राउंडेड वैल्यू आती, इस टाइप से आती 2.98 या 2.91, तो उसने क्लियरली लिख रखा है राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, लिखना पड़ेगा 3 अपने को। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें गेट में पढ़ना पड़ेंगी और उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ठीक साहब? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पानी पी लेता हूं। चलें। द सेट ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ ए, मतलब ए कहीं ना कहीं होगा, ये रहा। उसने ऑलरेडी लिख दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, कंडीशन तो हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या है। तो हम बस a ऑगमेंटेड b की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है साहब? सर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, कोई सी भी हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, प्रोसीजर तो पता ही है। सो ये हो जाएगा 1a5 1 -a -3 1 3a। एगमेंटेड पार्ट क्या है जी? ऑगमेंटेड पार्ट है 1 5 and 6। सो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट जिसे हमें करना है सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, तो मैं कर रहा हूँ R2 को तब्दील और R2 - AR1 करने जा रहा हूँ। साथ में R3 को भी अपडेट कर रहे हैं। सो R3 इज इक्वल टू R3 - 5 टाइम्स ऑफ R1। कोई शिकायत? बिल्कुल भी नहीं सर। ओके, तो आ जाइए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। सो 1 1 1 1, ये तो एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये बन जाएगा 0 साहब, बिकॉज a का मल्टीप्लाई किया, a से घटा लिया, a का मल्टीप्लाई किया और -a से घटाना है, सो -2a आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई किया 3 में से घटाना तो 3 - a आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई किया 5 में से घटाना तो 5 - a आ जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें से गया तो 0 बचा, 5 -3 -5 सो -8 और यहाँ 5 सो a -5 और यहाँ 5 सो दिस इज 1। क्या रो एचेलॉन फॉर्म अचीव्ड हो चुका है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ है रो एचेलॉन फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा अचीव करने के लिए? पापड़ बेलने पड़ेंगे। आइए ना, बेल तो ही रहे हैं पापड़। एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे? फास्ट। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? स्लो। चलिए, इसे बनाना चाहता हूँ, इसे बनाना चाहता हूँ 0। यस, इसे 0 बनाना चाहता हूँ। यदि ये 0 बन गया तो मेरा खेल हो जाएगा। तो अब इसे 0 बनाने के लिए ये डिवाइड बाई a करके इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन लिखते हैं। ऑपरेशन बन रहा है मेरा R3, ध्यान से देखिएगा, R3, ये लिखा R3, इसमें से मैं माइनस करूँगा 8a चाहिए मुझे, सॉरी 8 चाहिए ना यहाँ पे, तो a से तो डिवाइड करो और 4 से गुणा करो। सो 4/a ऑफ R2, ध्यान से देखिएगा, -2a -2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 4, सो ये हो जाएगा 8। a से गया, हाँ आ जाएगा ना, बिल्कुल। चलो तो करते हैं। तो 1 1 1 1,
0 माइनस 2a, 3 माइनस a, 5 माइनस a। ओके, ये है 0, ये अब 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो रहा है a माइनस 5। इसमें से हम क्या घटा रहे हैं जी? ये 4 का गुणा 3 माइनस a अपॉन a, ये घटा रहे हैं जी। ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर 1 माइनस 4 गुणा 5 माइनस a बाई a, ये हो गया। अब हमें चाहिए नो सॉल्यूशन। उसने बोला ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट क्योंकि ये रो एचेलॉन फॉर्म अचीव्ड हो चुका है। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0। अब रो एचेलॉन फॉर्म अचीव होने के बाद रैंक मैनी सॉल्यूशन देना है, तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, बट ये लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन जो कि है 3। 3 से कम होनी चाहिए। दोनों की रैंक बराबर हो, 3 से कम होनी चाहिए। अब दोनों की रैंक को बराबर होने के लिए ये वाले पार्ट को पूरे को 0 होना पड़ेगा और एट द सेम टाइम इसे भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये यदि 0 हो गई पूरी रो तो आर ऑफ ए सॉरी रैंक ऑफ ए इज 2 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज ऑल्सो 2, लेकिन वो 3 से छोटा है तो मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। मतलब a माइनस 5 माइनस 4 3 माइनस a अपॉन a शुड बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन और साथ में ये कंडीशन दोनों एक साथ चाहिए हमें, है ना। तो अब यहां से देखते हैं जरा क्या आ गया। a माइनस 5 इज इक्वल टू 4 3 माइनस a अपॉन a। सोल्व करना है तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 12 माइनस 4a। तो आप यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इफ आई एम करेक्ट। हाँ, आई एम करेक्ट। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है a स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया a माइनस 4 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया, सो ये सॉरी हाँ 3 कॉमन लिया तो a माइनस 4 ये भी हो गया, सो इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 3 सॉरी यहाँ से 2 सॉल्यूशन आए, a माइनस 4 एंड a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गए? माइनस 3 एंड 4, ये वैल्यूज होनी चाहिए a की, है ना। अच्छा, अब दूसरी जगह दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन हमें। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी। तो 1 माइनस 4 5 माइनस a अपॉन a शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये इधर जाएगा तो कंडीशन इज लाइक दिस, ये लीजिए। यहां से a इज इक्वल टू 20 माइनस 4a, सो 5a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू 4। क्या बात है, a को 4 रखना पड़ेगा, मतलब यहां पे भी 4 है, -3 की तो -3 रख दोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन इधर वाला पार्ट 0 नहीं होगा, लेकिन दोनों 0 होने चाहिए साइमल्ट, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए इसको आपको 0 करना है तो या तो -3 रखो या 4 रखो। इसको 0 करना है तो सिर्फ 4 रखना पड़ेगा, तो सिर्फ 4 रख दो ना तो पूरी रो 0 हो जाएगी, आपका काम हो गया। लेकिन -3 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भाई साहब नहीं होंगे, तो फिर कहानी उलझ जाएगी। तो 4 इज द सॉल्यूशन, एकदम सिंपल। इसका रिजल्ट क्या आ गया कि 4 होना चाहिए इसकी वैल्यू। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन, कंसिडर द मैट्रिक्स एंड वेक्टर x1 x2 द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। कितना प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओहो हो,
इतना प्यारी बात है। सबसे पहली प्यारी बात तो ये है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन पे ये सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब पे जाओ तो सबसे बेटर है कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो जी, क्योंकि हम जानते हैं इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, हम जानते हैं ना, तो ये फायदा करने वाला है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। एंड इफ डिटरमिनेंट इज 0 सो ये आपका मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है साहब, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब ये मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन और वो खुद बोल रहा है हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन फुलफिल करना है। तो चलिए आइए करते हैं। आपके पास दिया हुआ है बेटा k, नीचे है k स्क्वायर, ये है 2k और ये k स्क्वायर माइनस k था, एंड दिस इज नथिंग बट k स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट करना है और वो होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि यदि 0 होगा तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आइए तो देखते हैं जरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो दिस इज नथिंग बट k क्यूब माइनस 2k, इधर हो जा रहा है k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। आइए जरा देखते हैं। सो k क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, सो दिस इज नथिंग बट 2k क्यूब, एम आई राइट ना, k स्क्वायर माइनस k इंटू 2k, हाँ, सो 2k क्यूब आ गया यहाँ पे, 2k क्यूब माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी को परेशानी नहीं है। सो 2k क्यूब और k क्यूब, सो माइनस k क्यूब यहाँ से बचता है और ये है आपका 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यदि यहाँ से गौर से देखोगे आप तो पाओगे कि k स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ ना, k स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ माइनस k बचेगा इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो, अब k की वैल्यू यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब k की दो वैल्यू यहाँ से आ रही 0 और 0, अरे k स्क्वायर है ना, और एक यहाँ से आ रही दैट इज k इज इक्वल टू 2। तो कुल मिला के 3 सॉल्यूशन, 3 ऑब्वियस सी बात है, k क्यूब है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। क्या क्या है वो? 0 0 2, 3 वैल्यूज हैं जो k की रखोगे आप, जिससे क्या मिलेगा आपको? मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैनी सॉल्यूशन का ही मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, डिस्टिंक्ट अलग अलग, 0 तो एक ही बात हो गई और दूसरा ये सिर्फ 2 वैल्यूज 0 की k की पॉसिबल है, और वो कौन कौन है? या तो 0 या 2। तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जिसमें 0 2 बार है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 2, कि 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। क्या लेक्चर बड़ा तो नहीं हो गया ये? एक आधा क्वेश्चन और चलेगा? हाँ, बड़ा हो गया है। तो अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। बाय बाय।